गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई होप कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, जिसमें कि हम यूपीपीएससी मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, इससे पहले उसके मेंस के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और यूपीएससी के लिए न्यू चीज़ें हम आज से आज करने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का वेटेज जो होता है यूपीएससी में, वो देखते हैं कि 25 से 20 क्वेश्चंस होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। और इसमें डायनेमिक पार्ट्स, दैट मीन्स कि आप देखेंगे करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट से, दोनों ही पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एनालिसिस को देखने के साथ ही हम सारी चीज़ों को, आई होप कि आपने पीवाईक्यू पहले से देख रखा होगा। और इस बुक्स के अंदर सारे पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो भी कंटेंट इसमें दिए गए हैं, उन सारे कंटेंट के ऊपर ही पीवाईक्यू भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। उस पीवाईक्यू को भी हम देखेंगे। जैसे एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा हमारा, तो उसमें हमें पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू को भी हम देखते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होंगे। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर हमारा है एनवायरमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उन सारे पीवाईक्यू को हम देख लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट और हैबिटेट एंड इकोसिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमें कवर करना है। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है, दूसरा हैबिटेट क्या होता है, और एनवायरनमेंट और हैबिटेट में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद से देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में 2 चीज़ें हमें देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, और दूसरा है इकोसिस्टम वर्सेस एनवायरनमेंट और वर्सेस इकोलॉजी। उसके बाद से देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, जिसमें कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, यही चैप्टर रहेगा। सबसे पहला चैप्टर रहेगा जो कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि सबसे बेसिक हमारा है। और सबसे बेसिक में हम ये चीज़ें आना चाहिए, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे है एनवायरमेंट, दूसरा है हैबिटेट, और तीसरा हमारा है इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तीनों के मतलब क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। ठीक है, आई होप कि आप इस वीडियो को फुल देखेंगे, ताकि एक एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हमारे हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एनवायरनमेंट को हम देखते हैं। सॉरी, तो एनवायरनमेंट के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो एनवायरनमेंट में कभी भी एक नेचुरल कंपोनेंट है, जिसमें कि बायोटिक रिजल्टिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। बायोटिक को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ए बायोटिक को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ए बायोटिक का मतलब हो गया जैसे कि एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे फिजिकल, नॉट डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके फैक्टर क्या है, इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड ईच अदर्स। ठीक है, दिस इंटरेक्शन शेप हैबिटेट एंड इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज फाउंड टुगेदर। यानी कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या देखने को आपको मिलता है, तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऐसा चीज़ है जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्पीसीज देखने को आपको मिलेंगे। एक साथ में क्या देखने को मिलेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज। अब आइए देखते हैं सबसे पहले बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, तो बायोटिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कंपोनेंट इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कैसा होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, बोन्स, फोसिल्स। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड द क्लाइमेट, वेदर, ह्यूमस। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सॉइल फॉर्म फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड मटेरियल। नेचुरल फेनोमेना जैसे देखेंगे, लाइटनिंग हो गया। सॉइल यूजुअली हैज बोथ अबायोटिक बायोटिक एंड द डेड एंड द डिकेइंग मैटर्स एंड बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि ह्यूमस हो गया और मिनरल हो गया। ठीक है, बायोटिक इज नॉट अ सेम एंड ऑर्गेनिक। बायोटिक कंपोनेंट जो है ये ऑर्गेनिक के जैसा नहीं होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा क्या हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड न्यूक्लिक एसिड्स हो गया। ठीक है, हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इन सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। आर दोज ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि क्या कह रहा है,
जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और टिपिकली इसमें देखेंगे क्या होता है? लेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एटलीस्ट आपको 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जो कंपाउंड मिनरल से निकलते हैं वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? इन बायोलॉजिकल सेंस द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल, जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, क्लाइमेट हो गया, और बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद से अलोंग विद द केमिकल इंटरेक्शंस, केमिकल साइकिल में जैसे कि कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, एंड इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तो एनवायरनमेंट टू द कैरी आउट देयर लाइफ, अपने लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेचुरल लाइफ प्रोसेस एंड मीट देयर द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक द फूड हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। ठीक है? तो एनवायरनमेंट के अंदर में हमने क्या देखा? एनवायरनमेंट के अंदर में सबसे पहले हमने बायोटिक और एबायोटिक के बारे में देखा। तो बायोटिक की अगर बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अबायोटिक की बात करें तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल्स की अगर बात करें तो अबायोटिक में जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद से आपके क्लाइमेट्स हो गया, सॉइल की अगर बात करें तो दोनों ही कंडीशंस में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देखा एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद से देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? तो जनरली हैबिटेट के मतलब में अगर आप देखेंगे आप, तो सबसे पहले डेफिनेशन इसका क्या है? हैबिटेट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड अदर्स एंड ऑर्गेनिजम्स मेनी हैबिटेट टुगेदर मेक अप द एनवायरनमेंट, यानी बहुत सारे हैबिटेट मिलके क्या बनाते हैं? एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। बहुत सारे हैबिटेट मिलके क्या बनाते हैं? एक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। यानी कि एनवायरनमेंट को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो बहुत सारे हैबिटेट का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मेनी हैबिटेट विल बी देयर, तो उससे मिलके हमें क्या बना पाएंगे? तो एक हम एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है? तो एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारे हैबिटेट का होना जरूरी है। ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, हैबिटेट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड एड्रेस द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? एड्रेस को यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? एड्रेस किया जाता है। और मेनी हैबिटेट टुगेदर मेक अप द एनवायरनमेंट। ठीक है? और सिंगल हैबिटेट में भी कॉमन फॉर द मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल हैबिटेट जो है ये मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के लिए हो सकता है। लेकिन अगर बात करें नीच की, तो एक हैबिटेट डिफरेंट हैबिटेट के सेम नीच नहीं हो सकते हैं, लेकिन सेम हैबिटेट हो सकते हैं। ठीक है? देयर कैन बी सेम हैबिटेट फॉर द different different species, but there cannot be same niche for the different different species. So that जब niche के बारे में हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे उस चीजों को हम देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सिंगल हैबिटेट में भी कॉमन टू द मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। जिसके पास सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होगा तो ऑब्वियसली उसके हैबिटेट क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट में सपोर्ट द फिश, फ्रॉग, क्रेब, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द अदर्स। जैसे कि आप एग्जांपल्स के लिए इसको देख सकते हैं कि इनके हैबिटेट सेम हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये ऑर्गेनिज्म क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। द वेरियस स्पीशीज शेयरिंग द हैबिटेट दस द सेम एड्रेस, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया। ठीक है? उसके बाद से देखते हैं हैबिटेट वर्सेस एनवायरनमेंट। हैबिटेट वर्सेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो हैबिटेट ऑलवेज हैज लाइफ इन इट। हैबिटेट ऑलवेज हैज लाइफ इन इट, whereas environment does not necessarily have in it। जैसे कि all habitats are environment but all environment are not habitat। This is most important things which should be remembers, that is यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर बनेंगे तो कुछ इसमें स्वैपिंग टेक्निक्स हो सकते हैं। तो ऑल हैबिटेट आर एनवायरमेंट बट ऑल एनवायरमेंट आर नॉट हैबिटेट, तो दिस शुड बी मेमोराइज। ठीक है? नेक्स्ट है हैबिटेट इज ऑलवेज प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीसीज। हैबिटेट का कभी भी प्रेफरेंस क्या होता है? वन स्पीसीज होता है। और एन एनवायरमेंट कुड बी preference of the many species that could eventually become the many habitat. Usually the environment governs the properties of the habitat but not vice versa। ठीक है? तो हैबिटेट को भी हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी कि इकोसिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर बोल सकते हैं। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स इंटरेक्ट करते हैं किसके? अमॉन्ग देमसेल्फ एंड सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट एज द ecosystems can be any size but usually encompasses to the specific or limited species, जैसे कि aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem। ठीक है? उसके बाद से इन इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट लिंक टुगेदर, यानी कि इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो इकोसिस्टम में सबसे पहले आप देखेंगे कि बायोटिक
और अबायोटिक जो होते हैं ये दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, उसके बाद से एवरीथिंग स्पीसीज इन इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन द अदर स्पीसीज एंड एलिमेंट that are also part of the ecological community. If one part of ecosystem is damaged or disappear, it impacts the everything else. यानी कि इकोलॉजिकल कम्युनिटी की कोई एक पार्ट भी अगर क्या हो गया, डैमेज हो गया, डिसअपियर हो गया, तो ये सारे ही स्पेसिस को क्या कर देंगे, इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी इक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी टेरेस्ट्रियल, हैबिटेट ऑफ कैमल, कैमल जहाँ पे रह रहे हैं, हैबिटेट ऑफ कैक्टाई, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। उसके बाद से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो कि आपके वाटर से रिलेटेड हो गए, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि आपके लैंड से रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो देखते हैं इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। सबसे पहले इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, क्या क्या, तो पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या क्या है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, और डेजर्ट्स हो गए। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए हमारे, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद से देखेंगे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुरी हो गया। यानी कि पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्चुरी, ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। क्रॉप फील्ड आर एक्वेरियम एंड द ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के यहाँ पे इमेज बने हुए हैं, और ये सोर्सेज ऑफ पीएमएफ आईएस एक्वाटिक इकोसिस्टम। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम वर्सेज एनवायरमेंट वर्सेज इकोलॉजी। यानी तीनों के डिफरेंस क्या है। एन इकोसिस्टम हैज लाइफ इन इट। इकोसिस्टम में क्या होता है, लाइफ होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। यानी इकोसिस्टम को हैज लाइफ भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और दूसरा चीज ये कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, इसको फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है, और हैबिटेट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हैबिटेट किसका पार्ट है, तो इकोसिस्टम का पार्ट है। सपोज दैट ये आपका इकोसिस्टम हो गया, तो इसी के पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो एक हैबिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से एन एनवायरनमेंट में और मे नॉट हैव लाइफ। एनवायरनमेंट की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे लाइफ हो भी सकता है, लाइफ नहीं भी हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है। ऑल इकोसिस्टम आर द एनवायरनमेंट बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि जितने भी इकोसिस्टम है ये एनवायरनमेंट हो सकते हैं, बट जितने भी एनवायरनमेंट है ये इकोसिस्टम नहीं हो सकते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग इन द इकोसिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जो कि इंटरेक्शन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वी कैन क्लासीफाई इकोसिस्टम इनटू टू पार्ट्स। पहला हो सकता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा हो सकता है मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहला अगर नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमने देखा कि दो टाइप के होते हैं, पहला टेरेस्टेरियल और दूसरा अक्वाटिक। टेरेस्टेरियल को भी अगेन हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, और डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद से एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेरिन इकोसिस्टम हो गया, और ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम हो गया। अगेन हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं रनिंग वाटर इकोसिस्टम और स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम। उसके बाद से ब्रेकिश वाटर की बात करें तो मैंग्रोव इकोसिस्टम और वेटलैंड और एस्चुरी इकोसिस्टम में बांट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो जिसमें कि हमने देखा बायोटिक इकोसिस्टम, अबायोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो अबायोटिक इकोसिस्टम में क्या देखेंगे, फिजिकल फैक्टर हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गया। बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर, जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, कंज्यूमर की बात करें जिसमें कि एनिमल हो गए, डिकम्पोजर की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे फिर और देख सकते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। ठीक है, उसके बाद से अगर बायोटिक की बात करें तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स व्हिच कैन बी मेजर लिमिटिंग फैक्टर। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो कि याद करने वाली है, ये अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अबायोटिक फैक्टर जो होता है इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट होता है, जो कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। अबायोटिक कंपोनेंट को आइए फर्दर डिवाइड करते हैं, देखते हैं। अ लॉट ऑफ अबायोटिक फैक्टर डिटरमाइन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी अबायोटिक फैक्टर जो है ये क्या डिटरमाइन करता है, तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है
क्या करता है, डिटरमाइन करता है। बट वन सिंगल फैक्टर कैन बी लिमिट द रेंज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस सिंगल फैक्टर कॉल्ड द लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, सीड डोंट जर्मिनेट क्विकली इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सीड जो है क्विकली जर्मिनेट नहीं हो पाता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट ऑफ गुड रेन्स एंड द लग्जरेंट वेजिटेशंस, दिस इज बिकॉज ऑफ द हेवीली लीच्ड यानी न्यूट्रिएंट वॉश्ड अवे। यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, वॉश्ड अवे हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि सीड जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। बाय रनिंग वाटर हेयर इन्फीरियर सरफेस सॉइल इज लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि क्या कर देता है, लिमिट ऑफ जर्मिनेट ऑफ द सीड्स। Likewise, germinated sapling may not survive due to the lack of light because of dense canopy. Here, absence of light is limiting factor. Absence of light यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, तो एक limiting factor हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे previous questions पूछा गया है, which of the following is the best descriptions of ecosystem? Ecosystem के best descriptions क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं community of organism together with the environment in which they live, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, इसको हम इकोलॉजिकल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ईच अर्थ इनहेबिट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। उसके बाद से देखेंगे अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, दैट इज इकोसिस्टम। फ्लोरा एंड फौना आर द जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग और अ स्मॉल रीजन। बायोस्फीयर की बात करें एज अ पार्ट ऑफ अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ। हैबिटेट एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटेट किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स एंड देयर रिलेशनशिप। टाइनी एनवायरमेंट इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट। इकोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस इन एन इकोसिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, इफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड it does not generate quickly as a compared to tropical deciduous forest, this is because, क्यों? क्योंकि the soil of rainforest is deficient of nutrient, the soil of rainforest is deficient in the nutrient। explanations की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे the rainforest soil is deficient in nutrient because यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट रेन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एवरीडे रेन देखने को मिलता है यहाँ पे, और टॉप सॉइल जो होते हैं कंटिन्यूअसली क्या हो जाते हैं, वास्ट आउट होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट आर ऑल्सो वास्ट अवे and leaching or nutrient, very little fertility remains topsoil. Most of the seed don't germinate for the year. Regeneration of rainforest is a very slow. It takes the decades. ठीक है, but the layers of below topsoil is very fertile. Thus the plant proliferate once their roots reach the subsoil and receives the enough sunlight. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद से यहाँ पे है मेजर अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर। मेजर अबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखेंगे लाइट है, दूसरा रेनफॉल, तीसरा टेम्परेचर, चौथा एटमॉस्फेयर, पांचवा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, छठवां आपका इनऑर्गेनिक और सातवां आपका हो गया अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद से देखेंगे आप इफेक्ट ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑन टेरेस्टेरियल ऑटोट्रॉप्स, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट का इफेक्ट टेरेस्टेरियल ऑटोट्रॉप के ऊपर क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, ऑटोट्रॉप्स लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी फेवर रूट्स ग्रोथ मोर देन द शूट ग्रोथ एंड रिजल्टिंग इनटू द इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशंस। ठीक है, शॉर्ट स्टेम्स, स्मॉलर थिकर लीव्स एंड ऑन द अदर हैंड्स लो इंटेंसिटी लाइट्स रिटार्ड ग्रोथ एंड द फ्लो फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लेस देन द मिनिमम the plant cease to grow due to accumulation of CO2. Of the visible part of a spectrum, only red and blue are effective in photosynthesis. Red and blue effective होते हैं किसमें, photosynthesis में। Plant grows in the blue light and a small red light result in the elongation of cell। यानी red light का काम क्या होता है, तो elongation of cell में help करता है क्या, तो red light। उसके बाद से plant grows ultraviolet light and the dwarf। फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो फ्रॉस्ट रिजल्ट इन द फ्रीजिंग ऑफ द सॉइल मॉइस्चर्स एंड द प्लांट किल ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। प्लांट का जो है किलिंग किसकी वजह से हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है यहाँ पे मर जाते हैं। एंड व्हेन देयर रूट कैन नॉट बी सप्लाई मॉइस्चर्स वाटर इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द plants get the frozen into ice. This result in an increase in the concentration of salt, dehydration of cell, and also frost leads to the canker formations। ठीक है, और various plant disease with the similar symptoms are caused by the different fungi, bacteria and viruses। स्नो की अगर बात करें तो स्नो इज अ शॉर्टेंड इन द पीरियड ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम द एक्सेसिव कोल्ड और फ्रोस्ट देखने को मिलेगा आपको।
टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स एंड सम ऑफ द बेसिक criteria for the survival of temperature because of their protoplasmic protein that don't coagulate and normally high temperature। फिर देखेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद से डायबक्स, उसके बाद से एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर वैसे होते हैं जो कि सेल्फ नरिशिंग होते हैं। आर ग्रीन प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो ये सेल्फ नरिशिंग होते हैं और ये क्या होते हैं? तो ग्रीन प्लांट होते हैं। जैसे कि सर्टेन बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी that carry the photosynthesis in the aquatic ecosystem। माइक्रोस्कोपिक algae यानी प्लैंकटन, माइक्रोस्कोपिक algae को ही क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर अदर नरिशिंग आर द इनकेपेबल प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड्स एंड दे डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिक फूड्स एंड डिराइव फ्रॉम द प्लांट एनिमल बोथ। कंज्यूमर कैन बी डिवाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स नेमली माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो कंज्यूमर की अगर बात करें, मैक्रो कंज्यूमर, तो इसमें हो जाएंगे हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और ये फीड करते हैं किसको? सीप रैबिट्स। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि वोप्स हो गए, डॉग और स्नेक्स हो गए। कार्निवोर्स की अगर बात करें तो दैट फीड ऑन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर्स। दोनों को मिला के जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो टर्शियरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल लायंस हो गया, कैन ईट द वोप्स एंड स्नेक्स। ओमनीवोर्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दैट इज पिग हो गया, बियर हो गया, मैन हो गया। उसके बाद से माइक्रो कंज्यूमर देखेंगे तो माइक्रो कंज्यूमर में आपको देखने को मिलेगा फैगोट्रॉप्स, ओस्मोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। तो फैगोट्रॉप्स को सबसे पहले देखते हैं। फैगोट्रॉप्स जो होता है एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि इनडाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ये ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ठीक है। और ऑस्मोट्रॉफ की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑब्टेन करता है अपने न्यूट्रिएंट को कहाँ से? तो ऑर्गेनिक डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द एम्बियोटिक मीडियम ऑस्मोसिस से, और मूवमेंट होता है जिसको कि सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद से सेप्रोट्रॉप की अगर बात करें तो सेप्रोट्रॉप डिकम्पोजर आर द बैक्टीरिया, फंगी एंड मशरूम्स विच ऑब्टेन एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसको कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डेट्रिटस भी हम बोलते हैं। अर्थवर्म्स एंड द सर्टेन्स soil organisms that is nematodes are arthropods। Arthropods are detritus feeders and helps to decomposers organic matter called the detrivores। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था एनवायरमेंट, हैबिटेट एंड लास्ट जो था हमारा क्या? इकोलॉजी। तो ये चैप्टर 1 जो कि अभी तक हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे। उसके बाद से जो है उसके PYQ को भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। I hope you got some input from output from this video. So thank you for watching. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.